दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 4 राज्यों के चुनाव फिलहाल होने थे। 2 राज्यों के चुनाव कंप्लीट हो गए, रिजल्ट आ गया, सरकार का गठन हो गया। इन 2 राज्यों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ एक तरह से त्योहार को सेलिब्रेट किया, पूरे फ्रीडम के साथ। काफ़ी समय मिला इनको। पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं को अपनी जनसभा करने का काफ़ी मौका मिला। अब देश के नंबर 2 सबसे बड़े राज्य और देश की सबसे बड़ी जो आर्थिक राजधानी है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव घोषित हुए अभी 2 दिन पहले चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग को सब कुछ पता था। ये देरी फिलहाल इतनी ज़्यादा क्यों हुई, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन जिन चीज़ों को हम आपके सामने लाना चाहते हैं, वो ये है कि 4 राज्यों के चुनाव घोषित हुए, 2 राज्यों में चुनाव पहले हो गए, 2 राज्यों में बाद में हो रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार हुआ, गठन हुआ सरकार का, पूरे हर्षोल्लास के साथ। सरकार की स्पष्ट बहुमत के साथ 8 दिवस सरकार का गठन, इतना टाइम था उनके पास। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र और झारखंड, इनके पास वक्त की इतनी बड़ी कमी है जिसका खामियाजा कम से कम महाराष्ट्र को उठाना पड़ सकता है। अब आप कहेंगे कि इसमें चुनाव में खामियाजा का क्या लेना देना। दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा के मात्र 72 घंटे के अंदर अगर सरकार का गठन नहीं किया गया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। और राष्ट्रपति शासन जिन राज्यों में लगता है, चुनाव के बाद, चुनाव के समय वह तमाम उलझने, तमाम हॉर्स ट्रेडिंग चालू हो जाती है। हम बताते हैं कि इसमें अल्टीमेटली हुआ क्या है। इसके पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन, जो हम हमेशा करते आए हैं, कि दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को आप भी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आपके इस चैनल को जितना प्यार मिल रहा है, व्यूअर्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लगातार उनके प्यार और बढ़ते ही जा रहे हैं। आपके सब्सक्राइबर, आपके यूज़र लगातार बढ़ रहे हैं। बस आपसे निवेदन ये है कि इसको जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब देखिए, 2 राज्यों का जो चुनाव परिणाम, यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में कोई दिक्कत नहीं है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र का चुनाव घोषित हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा। और 26 नवंबर के पहले वहां पे नवनियुक्त सरकार का गठन हो जाना चाहिए, गठन। अब सवाल इस बात का है कि शपथ ग्रहण, अगर सरकार, 2 वहां पे मेजर गठबंधन है, एक महायुति और दूसरा महाविकास अघाड़ी। जो महायुति है वो भाजपा, शिवसेना शिंदे और मजबूरी का नाम अगर कहें तो अजीत दादा पवार का गठबंधन है। वहीं महाविकास अघाड़ी, जिसने लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसमें कि कांग्रेस है, शरद पवार हैं और दूसरा उद्धव ठाकरे हैं। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर दोनों गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, स्पष्ट, अब देखिए हरियाणा में स्पष्ट बहुमत मिला, 8 दिन बाद सरकार का गठन हुआ, ठीक है। तमाम दांव पेच हो सकते हैं, कोई भी दूसरी पार्टी कहीं भी फंसा सकती है आपको। यहां मात्र 72 घंटे का टाइम है, और अगर किसी गठबंधन को बाई चांस स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, फिर क्या होगा। अगर राष्ट्रपति शासन की नौबत आती है, 72 घंटे में सरकार का गठन नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। और राष्ट्रपति शासन का मतलब
एक बार फिर महाराष्ट्र जैसे शांतिप्रिय स्टेट के अंदर मराठी मानुष को राष्ट्रपति शासन, हॉर्स ट्रेडिंग, जब वहां पे एक सरकार वो चुनी गई जो जनता की चुनी सरकार थी, उसको तोड़ करके भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। उसने एनसीपी को तोड़ा, उसने शिवसेना को तोड़ा और तोड़ करके पूरी सरकार बना ली। भले आज वो अजीत दादा पवार से परेशान हो, चक्की पी सिंह वाले आज उनकी सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में महाराष्ट्र कब तक ये द्वंद्व झेलता रहेगा? अगर थोड़ा सा टाइम और ज्यादा दिया गया होता तो महाराष्ट्र में भी एक पीसफुल टाइम के अंदर एक नई सहज सरकार का गठन हो जाता। अब ये जो चीजें हैं, क्योंकि अब जितनी जगह आप देखिए, जिन स्टेटों में देखिए, जब भी ऐसी स्थिति आती है वहां पे कहीं स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो राज्यपाल है उसकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे में ये सारे लोग उसके लिए ज्यादा काम करते हैं जो केंद्र में सरकार होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कई बार ऐसे कई वर्डिक्ट दिए हैं, बताया है कि इस तरह की चीजें सही नहीं है। महाराष्ट्र के गवर्नर को पहले भी एक बार सचेत किया गया था, बाद में उनको हटा दिया गया। केंद्र सरकार ने हटाया, राज्यपाल ने हटाया, राष्ट्रपति महोदय ने हटाया। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद ये जानते हुए कि ये चीजें होती हैं, या तो इन चीजों के लिए तैयार किया गया है, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर सरकार का सही रूप से गठन हो भी पाएगा कि नहीं, ये भी एक सवालिया निशान है। ऐसे में कम वक्त के अंदर वहां पे सरकार का गठन होना लाजमी है, वरना हॉर्स ट्रेडिंग या ऐसी चीजें बढ़ सकती हैं। अब देखिए, महाराष्ट्र में जो भी महाविकास आघाड़ी और महायुति का के बीच में जो ये जंग है, ये जंग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने एक मजबूत पकड़ बना करके 31 सीटें जीती हैं, और वहीं पे महायुति को एक लंबी परास्त मिली है। अब सवाल इस बात का है कि अगर आज की खबरों को देखें तो अमित शाह और शिंदे के बीच में काफी कहासुनी हो चुकी है। शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने वाले, शिंदे को बचाने वाले अमित शाह ही हैं, वरना अब तक वो ईडी सीबीआई न जाने कहां कहां किन चक्करों में होते, और इसीलिए ये पूरा पार्टी तोड़ी गई थी। आज उनका कहना है, भाजपा ये चाहती है कि भाई तुम्हें हमने मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हें हमने हर चीज दे दी, अब भाजपा का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बन जाना चाहिए। लेकिन इस पर शिंदे बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 120 सीट से कम ये समझौता नहीं होगा, और ये पेच बहुत भयंकर फंस गया है कि 120 सीटें शिंदे शिवसेना को चाहिए। शिवसेना की पार्टी पे कब्जा हो गया, शिवसेना के ऑफिस पे कब्जा करवा दिया। अगर इस सरकार का साथ नहीं होता, क्या शिंदे की हैसियत थी इसको कब्जा करने की? कभी नहीं थी। बाला साहब की पूरी इन्होंने ऑफिस कार्यालय पे कब्जा कर लिया, और आज वो आंखें किसको दिखा रहे हैं? चाणक्य को, जिसने उनको बनाया और जिसने उनको बचाया। अब ये द्वंद्व जो महायुति के अंदर बहुत जबरदस्त है, क्योंकि भाजपा अगर ये मौका खो देगी तो उसका कभी भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में नहीं बन पाएगा। ऐसे में सरकार कैसे इसको ऐसे ट्रेंड में लाएगी, क्योंकि वहां पे अजीत दादा पवार, उनको 20, 30, 40, 50 कुछ भी दे दो, उनको मानना पड़ेगा, उनको कोई ऑप्शन नहीं है। मेन बात है जो 288 सीटें हैं, कम से कम 250 सीटें ऐसी हैं जहां पर इन दोनों को आपस में 50-50 या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। बाकी सीटें उनको जाएंगी, अजीत को। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि 120 अगर ये मान रहे हैं तो भाजपा इससे कम सीट पे चुनाव नहीं लड़ेगी, वो भी 130, 140 पे लड़ेगी। अगर ऐसा लगती है 260 हो जाएगा, यानी कि 28-30 के आसपास अजीत दादा पवार को सीट मिल पाएगी।
और शायद इस पर उनकी नाराजगी बढ़ सकती है, क्योंकि वो इस टाइम सबसे नाराज है, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहते, उनको कोई माइक नहीं देता। तो जहां महाविकास आघाड़ी ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी कर ली है, और जहां तक अभी सूत्र बता रहे हैं कि सोमवार को सीट शेयरिंग नहीं बल्कि कितनी सीट पे कौन चुनाव लड़े इसका भी आपस में उनका फैसला हो जाएगा, और मंडे को शायद उनकी पीसी हो जाएगी। लेकिन महायुति के बारे में अभी कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी सिर्फ ये है कि एक रार चल रही है कि सबसे ज्यादा सीट महाराष्ट्र में कौन चुनाव लड़ेगा, जिसपे कि शिंदे 120 सीटों पर दावा कर रहे हैं। दोस्तों, एक तो ये हुई महाराष्ट्र की बात। एक दूसरी कहानी अभी हरियाणा भी जुड़ी हुई है। हरियाणा में शांतिपूर्ण चुनाव हुए, जैसे भी हुए, और चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट गई, धोखा फरेब का आरोप लगाया गया। अभी पेंडिंग है, रिजल्ट क्या होगा पता नहीं। लेकिन इसमें एक बात है, चाणक्य की मौजूदगी में जो भाजपा के अंदर मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार बन रहे थे, एक तो चौकीदार बनने के करीब आ गया, और दूसरा अपनी बेटी को मंत्री बना के संतोष करके बैठ गया है। अब बैठा कि नहीं बैठा इसका कोई क्लियर नहीं कर सकता। इस पूरी प्रकरण में चाणक्य को पता था, ये अमित शाह जानते थे कि यहां पे पंगे होंगे इस बार, इसीलिए 3 दिन डिले हो रहा था ये। इसीलिए अमित शाह खुद मौजूद रहे एक दिन पहले, और नेता का वहां पे उन्होंने चुनाव करवाया। अनिल विज जो प्रबल दावेदार कह रहे थे कि मैं सबसे पुराने आदमी, मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए, जब अमित शाह वहां पहुंच गए तो उन्होंने कहा जी मुझे तो चौकीदार बना दो, हम बन जाएंगे। सोचिए, जो व्यक्ति सीएम का दावेदार कर रहा था, सीएम की बात कर रहा था, वो अमित शाह की मौजूदगी में अपने आप को चौकीदार बनाने की बात कर रहा है। दूसरे प्रबल दावेदार राव इंद्रजीत, उन्होंने 14 से 16 विधायकों का समर्थन का दावा कर रहे थे, बेटी को मंत्री बना दिया, और शायद फिलहाल वो शांत हुए या नहीं हुए नहीं पता। लेकिन सवाल इस बात का है, जिस यादव बेल्ट की बात की जा रही थी उसका क्या हुआ, उसको क्या मिला? सन्नाटा। तो जो विधायक 14-15 उनके पीछे खड़े थे कि साहब या तो मुख्यमंत्री बनो और या तो यहां से किनारा करो, उनको तो हाथ कुछ नहीं लगा। यानी उनकी सोच बरकरार है। अब ऐसे में उन्हें भी वक्त की तलाश है। मात्र 5 विधायकों के सरकार चल रही है। 46 यहां पर विधायक चाहिए इस सरकार गठन के लिए। 51 का जुगाड़ हो गया है, 48 ऑलरेडी उनके थे। तो ये 5 विधायकों का खेल है, 6 विधायकों का, इस पे सरकार चल रही है। सरकार मजबूती में नहीं है। ऐसे में अगर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सैनी की सरकार मजबूत सरकार नहीं है। इन विधायकों को कभी भी पालाबंदी हो सकती है। हुड्डा जैसा पॉलिटिशियन अगर हरियाणा में बैठा है तो आप समझिएगा उसको पैतरे बदलने में वक्त नहीं लगता। राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे थे। हो सकता है कि उन्होंने कुछ समझौता कर लिया हो, केंद्र में बैठे हुए हैं, रिशफल हो, आगे एमओ से कोई कैबिनेट मिनिस्टर बन जाए, तो कुछ सेटलमेंट तो इनका आपस जो है पिता पुत्री का हो गया हो। परिवार को तो मिल गया, लेकिन उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार पे राजनीति करते, जिसकी रोटी खा रहे थे, उस यादव बेल्ट का क्या होगा? उसी की लड़ाई सरकार के लिए खतरा है। और कहा यह जा रहा है कि इन विधायकों की गुफ्तगू बैठक चल रही है, कैसे आगे किन परिस्थितियों का हवाला दिया जाए, कैसे चीजें की जाएं। ऐसा तो नहीं कि सैनी सरकार की शपथ देते ही उल्टी गिनती चालू हो गई। उम्मीद की जाएगी कि हरियाणा को नई मजबूत सरकार मिले, लेकिन जब भी अच्छी मेजॉरिटी की सरकार नहीं होती है वहां पर खतरा मंडराता रहता है। जैसे
केंद्र की सरकार को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। आज वो नायडू और नीतीश के सहारे है। दोनों को मुंह ताकते बैठे रहना पड़ता है कि कब कोई नाराज ना हो, उनकी हर मुराद पूरी कर दी जाए। दोस्तों, आपको ये आज का हमारा एनालिसिस कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विशेषण के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।